In spectroscopy, whenever we discuss the physics of atoms, then you find that the atoms are found in different quantum states or in different energy states. Actually, these energy states are discrete, and so there is a convention or tradition in spectroscopy that we denote the different quantum state or different energy state of an atom by spectroscopic notations or spectroscopic symbols. So in this lecture, we are going to know what are the different notations for the uh, terms of one electron atom. देखिए, जब आप किसी भी एटम का जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होता है उसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर कि क्वांटम स्टेट ऑफ एटम को हम लोग एक्चुअली 4 क्वांटम नंबर के आधार पर डिस्कस करते हैं, और वह 4 क्वांटम नंबर है क्या सब? तो एन, एल, एस और जे। एन को आप कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एस जो आपका है वह है स्पिन क्वांटम नंबर, और जो जे है इसको कहते हैं इनर क्वांटम नंबर या टोटल क्वांटम नंबर, जिसमें स्पिन भी इंक्लूडेड है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी इंक्लूडेड है। तो क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करने का ये 4 क्वांटम नंबर है। इसी के टर्म में हम लोग किसी भी एटम के क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट या उसके क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं या एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वैसी स्थिति में अगर सपोज कीजिए कि हमारे एटम के अंतर्गत जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, उस डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, हम लोग एक्चुअली सिंबल में उसके लिए लेटर वाला सिंबल लिखते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L = 0 है फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, तब हम लोग कहते हैं कि वह जो इलेक्ट्रॉन है वह S इलेक्ट्रॉन है, या आप कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है S सबसेल में। ठीक है, अगर L 1 के बराबर हो तो इसका मतलब हुआ कि वह इलेक्ट्रॉन P सबसेल में मौजूद है, और अगर वह इलेक्ट्रॉन P सबसेल में मौजूद है तो हम लोग उसको P इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से when L = 2 the electron is present in the D सबसेल, इट मीन्स कि आप उसको बोलेंगे D इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह से L = 3 का मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन F सेल में मौजूद है और आप उसको F इलेक्ट्रॉन कहते हैं। L = 4 के केस में आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन G सब सेल में मौजूद है और आप उसको G इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल में ये चारों क्वांटम नंबर हमको दिखाना है, लेकिन L के लिए हम लोग यह वैल्यू नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके लिए यह लेटर वाला सिंबल स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f और स्मॉल g इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूज ऑफ L लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमारा जो अभी का डिस्कशन है नोटेशन लिखने का वह लिमिटेड है, क्योंकि आप वेक्टर एटम मॉडल में अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन एटम को। और जब आप 1 इलेक्ट्रॉन एटम बोलते हैं तो इसका मीनिंग हमने बहुत ही डिटेल आपको पहले डिस्कस किया हुआ है कि ऐसा एटम जिसका सारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही निर्धारित होता है, वैसे एटम को आप 1 इलेक्ट्रॉन एटम कहते हैं। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि जो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बल्कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए। नॉर्मली वह इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप हमने कहा कि हमारा एम क्या है कि एटम जो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है उस सारे एटॉमिक स्टेट के लिए
स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखना, ठीक है। तो अगर आप उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं उसी को आज हम सीखने जा रहे हैं। लेकिन किसके लिए? तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। बाद में हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की भी बात करेंगे, ठीक है। देखो, जब आप एटॉमिक स्टेट को किसी एटम में व्यक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि हमारा जो वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह किस सबसेल में है या किस सेल में है, नॉट सबसेल बट किस सेल में है। और सेल के कॉरस्पॉन्डिंग आप डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n सिंबल से डिनोट करते हैं। मान लो कि अब तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5th सेल में है तो n = 5 लिखना पड़ेगा। अगर वो 3rd सेल में है तो n = 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये देखना है कि उस इलेक्ट्रॉन के लिए L का वैल्यू क्या है, स्मॉल l का वैल्यू। लेकिन L का वैल्यू जब हम लिखेंगे तो नंबर नहीं लिखेंगे, बल्कि L के लिए ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल है SPDF वह लिखेंगे। जैसे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है कि सपोज करो कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n का वैल्यू 1 है, इट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। और साथ ही साथ उसी इलेक्ट्रॉन के लिए L का वैल्यू 0 है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा और एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, एक्चुअली उस एटॉमिक स्टेट को सिंबॉलिकली हम लोग लिखेंगे 1s। 1 जो यहाँ नंबर है, दिस इज फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। और s जो आपने लेटर लिखा है स्मॉल s, वह किसके लिए है? वह रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर l = 0 को। तो n = 1 और l = 0 अगर हमारे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, तो वैसे एटॉमिक स्टेट का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल लिखते हैं वह लिखते हैं हम लोग 1s, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2 और एजीमुथल क्वांटम नंबर फिर 0 ही है तो आप इसको लिख देंगे 2s। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, L इज 1, इट मीन्स दिस इज p इलेक्ट्रॉन। और p इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए लिखेंगे 2p, 2 रिप्रेजेंट करता है फिर n को। इसी तरह से n अगर 3 है और L 2 है तो बोलो L अगर 2 है तो इसका मतलब किस इलेक्ट्रॉन की तुम बात कर रहे हो? d इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इसलिए इसका सिंबल लिखेंगे 3d। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक कन्वेंशन है एटॉमिक फिजिक्स में कि हमारे एटम का जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होता है, उस एनर्जी लेवल को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बोलते हैं टर्म। टर्म का मतलब हुआ द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। जो भी एनर्जी लेवल है उसको हम लोग टर्म बोलेंगे। अब एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है, आप जानते हैं कि एनर्जी को तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें मेजर करते हैं। लेकिन फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में एक कन्वेंशन है कि हम लोग एनर्जी लेवल के एनर्जी को एनर्जी के यूनिट में नहीं व्यक्त करके उसको वेव नंबर के यूनिट में व्यक्त करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होता है बोलो? वेव नंबर जब आप बोलते हैं तो वेव नंबर का मीनिंग है कि दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसका जो यूनिट होगा दैट इज मीटर इनवर्स। और हमने कहा कि किसी भी टर्म का एनर्जी, मतलब एनर्जी लेवल का एनर्जी इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स इज नॉट एक्सप्रेस्ड जनरली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ वेव नंबर। तो करना क्या होगा? जो भी एनर्जी होगा उस एनर्जी लेवल का, अगर आप उसको hc से डिवाइड कर देते हैं, E अगर मान लो एनर्जी है और तुमने उसको डिवाइड कर दिया h इंटू सी से, जहाँ h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और c इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो E/hc
का जो यूनिट होगा वह वेव नंबर का यूनिट होगा। कहो कैसे? एनर्जी आप नॉर्मली जानिए, जैसे फोटोन की अगर बात करें तो एनर्जी इज hc डिवाइडेड बाय लेमडा। ई का वैल्यू क्या होता है? hc बाय लेमडा। और पहले से आपने hc लिखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1 बाय लेमडा। तो इसका मतलब E बाय hc का मीनिंग है कि यह वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसका यूनिट मीटर इन्वर्स होगा। फिर आप देखते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर कन्वेंशनली माइनस साइन लगाते हैं। व्हाई दिस माइनस साइन? माइनस साइन लगाने के पीछे उद्देश्य ये है कि दिस टर्म वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। लेकिन नॉर्मली हमारे एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है वह नेगेटिव होता है। याद करो, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी नेगेटिव है। अगर सोचो इस एनर्जी को डायरेक्ट hc से भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो नेगेटिव ही आ जाएगा। बट टू गेट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टर्म वैल्यू वी पुट द नेगेटिव साइन। जब इसके पहले तुम माइनस पुट कर दोगे तो रिजल्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए टर्म वैल्यू का माइनस साइन लगा देते हैं। तो बात समझ में आई? दो बात हमने कहा। सबसे पहली बात कि एनर्जी लेवल को स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बोलेंगे टर्म, ठीक है? और उस टर्म का, दैट इज एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है, उसको एनर्जी के यूनिट में नहीं व्यक्त करेंगे, बल्कि उसको ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली वेव नंबर के यूनिट में व्यक्त करते हैं। और वेव नंबर के यूनिट में अगर व्यक्त करना है तो करेंगे क्या? तो जो भी एनर्जी उस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग होगा या उस एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, उसको hc से डिवाइड कर देंगे। आपने शुरू में जो पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वहाँ भी हमने यह काम किया था, ठीक है? तो टर्म वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ? दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपली द एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन वेव नंबर। वेव नंबर में व्यक्त किए हुए एनर्जी को ही बोलते हैं टर्म वैल्यू। और उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो T इक्वल टू -E डिवाइडेड बाय hc। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि ये टर्म का मतलब, सिंपली सोचो, एनर्जी लेवल को ही टर्म बोलेंगे। और उस एनर्जी लेवल के एनर्जी को या टर्म के एनर्जी को अगर वेव नंबर के यूनिट में व्यक्त कर देंगे तब हम उसको बोलेंगे टर्म वैल्यू। एक्चुअली इसी के टर्म में हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में डिफरेंट एनर्जी स्टेट या डिफरेंट एनर्जी लेवल के एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? अब ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, इस एनर्जी लेवल का भी हम लोग नाम देते हैं, उसका भी नोमेनक्लेचर करते हैं। और डिफरेंट एनर्जी लेवल का जो नाम है वह भी कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। और वह देखते हुए कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन है, वह s इलेक्ट्रॉन है या p इलेक्ट्रॉन है या d इलेक्ट्रॉन है या f इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन एटम की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर L0 है, दैट L0 मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, तो आप सीख चुके हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को s इलेक्ट्रॉन कहते हैं। L अगर 1 है तो इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन p इलेक्ट्रॉन है या p सबसेल में है। तो उस एनर्जी लेवल को, जिस एनर्जी लेवल के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन का L0 होगा, उस एनर्जी लेवल को जब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कैपिटल S सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आ रही है? मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर S इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल होगा उसको लिखेंगे कैपिटल S। और फॉर p इलेक्ट्रॉन मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होगा, वह इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में है हम उसका सिंबल लिखेंगे कैपिटल P। एनर्जी लेवल को ही कैपिटल P बोलेंगे। बात समझे? तो L इक्वल टू 0 के लिए जो हमारा टर्म होगा, एनर्जी लेवल होगा, उसको लिखेंगे कैपिटल S। L इक्वल टू 1 के लिए कैपिटल P, L इक्वल टू 2 के लिए कैपिटल D, है ना? तो ये जो डिफरेंट टर्म, जब टर्म बोलेंगे तो तुम क्या समझोगे? एनर्जी लेवल बोलेंगे टर्म, और उसका मीनिंग होगा एनर्जी लेवल।
और उस एनर्जी लेवल का नोटेशन क्या सब लिखेंगे, तो कैपिटल एस, कैपिटल पी, कैपिटल डी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी एंड सो ऑन। और किसके लिए, तो फॉर एस इलेक्ट्रॉन, फॉर पी इलेक्ट्रॉन, फॉर डी इलेक्ट्रॉन, फॉर एफ इलेक्ट्रॉन, फॉर जी इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। बात समझ आई। देखिए अब आप जानते हैं कि एटम में एक्चुअली दो तरह का एंगुलर मोमेंटम है, हमारे इलेक्ट्रॉन में पर्टिकुलरली बोलो, एटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो वन इलेक्ट्रॉन एटम है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह वही होगा जो उस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का है। तो उसमें दो तरह का एंगुलर मोमेंटम है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एक ही एटम या इलेक्ट्रॉन में दोनों एंगुलर मोमेंटम है। एक्चुअली वहाँ पर होता क्या है कि ये दोनों जो एंगुलर मोमेंटा है वह कपल्ड हो जाता है, एडेड हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो इस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का इफेक्ट ये होता है कि हमारा जो भी कोई गिवन एनर्जी लेवल है बिफोर द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, जो एनर्जी लेवल था, आफ्टर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन दैट गेट्स स्प्लिटेड इनटू टू सब लेवल्स। मतलब एक एनर्जी लेवल है कब, जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को आप अंडर अकाउंट नहीं लेते हैं। सपोज करो कि यह लाइन रिप्रेजेंट करता है एक एनर्जी लेवल को उस समय जबकि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा तो दिस विल बी स्प्लिटेड इनटू टू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स या सब लेवल्स कह सकते हैं। दो लेवल में यह स्प्लिटेड हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। कैसे कैसे दो लेवल में ब्रेक करेगा, इसको देखो। आप जानते हैं कि जो हमारा टोटल क्वांटम नंबर जे होता है, जिसको इनर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, आप सीख चुके हैं पहले के क्लास में कि एक्चुअली इसका जो वैल्यू है वह होता है एल प्लस माइनस एस। इट मीन्स जे इक्वल टू एल प्लस एस भी और जे इक्वल टू एल माइनस एस भी। ठीक है, एस तो इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स है, स्पिन क्वांटम नंबर 1/2, सो यू कैन से दैट जे इज इक्वल टू एल प्लस हाफ एंड जे इज इक्वल टू एल माइनस हाफ। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है, इस जे का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर सोचो कि एल अगर तुम्हारा 0 है और उस समय तुम लिखते हो कि जे इज इक्वल टू एल माइनस हाफ, अगर आप लिखते हैं तो दिस विल बी 0 माइनस हाफ, दैट इज माइनस हाफ, बट इट इज रॉन्ग बिकॉज जे कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एल का वैल्यू 0 है तब जे का एक ही वैल्यू होगा और वह होगा एल प्लस हाफ वाला। एल माइनस हाफ वाला वैल्यू उस समय नहीं होता है जिस समय एल 0 के बराबर होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ हमने मेंशन किया कि इफ़ एल इज 0 देन जे इज ओनली एल प्लस हाफ, दैट इज 0 प्लस हाफ, दैट इज 1/2। इट मीन्स कि एल इक्वल टू 0 होने पर टोटल क्वांटम नंबर या इनर क्वांटम नंबर सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर एस के ही बराबर हो जाता है। लेकिन अदर कोई वैल्यूज होगा एल का, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल जे विल हैव 2 वैल्यूज। और वही जो जे का 2 वैल्यू है एक्चुअली वह 2 एनर्जी सब लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, एक के एल का वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जे का कितना वैल्यू आएगा, 2, एक प्लस लेने पर दूसरा माइनस लेने पर, एक एल प्लस एस दूसरा एल माइनस एस, और वह दोनों स्टेट अलग अलग एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, 2 एनर्जी सब लेवल्स को। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज स्प्लिटेड इनटू 2 एनर्जी सब लेवल्स। बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन जानने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टर्म। अब ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टर्म क्या होता है? जब टर्म बोलते हो इसका मतलब दिमाग में रहना चाहिए एनर्जी लेवल। किसी एनर्जी लेवल का मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? देखो, इनफैक्ट स्पेस में आप पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एल वेक्टर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, बोथ आर स्पेस क्वांटाइज्ड।
इन स्पेस दीज वेक्टर्स हैव सम पर्टिकुलर ओरिएंटेशंस। ये पढ़े हैं कि नहीं, पहले स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़े हैं। तो एल वेक्टर दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस दोनों वेक्टर का जितना भी पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकता है, उसी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ दीज वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टर्म। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ एल एंड एस क्या कहलाता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टर्म। एक्चुअली यह मल्टीप्लिसिटी होगा कितना के बराबर, तो जे का जितना वैल्यू आएगा समझ लो वही मल्टीप्लिसिटी है। तो अभी आपने क्या सीखा कि अगर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हम कंसीडर करेंगे तो वैसी स्थिति में जे का दो वैल्यू आता है, पढ़ा कि नहीं, एल प्लस माइनस 1/2 कह दो वैल्यू, एक प्लस लेने से दूसरा माइनस लेने से। इसका मतलब ये होगा कि जो वन इलेक्ट्रॉन एटम की अगर बात करें तो उसका मल्टीप्लिसिटी जे का दो वैल्यू है, इसलिए वह 2 के बराबर होगा। तो फॉर्मूला के तौर पर मल्टीप्लिसिटी को लिखते हैं 2s + 1, 2s + 1। यहाँ s तो फिक्स ही है ना जी, 2 × हाफ अब +1, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 2। तो वन इलेक्ट्रॉन एटम में तो फिक्स है कि उसका मल्टीप्लिसिटी 2 होगा, इसीलिए वैसे टर्म को जिसका मल्टीप्लिसिटी 2 होता है दैट इज कॉल्ड डॉबलेट टर्म। तो ध्यान रखिए कि अगर हम वन इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं तो हमारा जो भी एनर्जी लेवल है उस सब को बोलेंगे डॉबलेट टर्म। क्या बोलेंगे, डॉबलेट टर्म बोलेंगे जो भी एनर्जी लेवल होगा। लेकिन ये सब बात तो उस समय की है जब आप कहते हैं कि हम वन इलेक्ट्रॉन एटम पर ही हमारा डिस्कशन लिमिटेड है, ठीक है। अब सिंबल लिखने में हम इस मल्टीप्लिसिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि आपका टर्म है एस, याद करो टर्म एस का मतलब तुम एनर्जी लेवल की बात कर रहे हो, एनर्जी लेवल तुम्हारा एस है, कैपिटल एस। कब होता है यह, तो ये तब होता है जबकि एल का वैल्यू 0 होता है, मतलब आप एस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। और आप सीख चुके हैं कि अगर एल 0 है तो जे का एक ही वैल्यू होता है और वह होता है 1/2, एस ही के बराबर। अब इस टर्म का सिंबल क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ लिखें फुल नोटेशन अगर लिखेंगे इसका तो क्या लिखेंगे आप देखिए। अभी तक तो इतना सीखे थे कि उसका नोटेशन उस टर्म का हम एस लिखेंगे, लेकिन अब फुल नोटेशन लिखने में एक्चुअली हम लोग 3 बातों को मेंशन करते हैं। करते क्या है, जो हमारा यह टर्म है या एनर्जी लेवल है एस है तो एस लिख लिया, और इस टर्म का जो मल्टीप्लिसिटी है, जो कि आप जानते हैं वन इलेक्ट्रॉन एटम में 2 ही होगा, डॉबलेट टर्म इसलिए इसको कहते हैं, उसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिख लेते हैं इसके लेफ्ट साइड में। देखिए ये जो आप 2 देख रहे हैं यह सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखा हुआ है, किसके लिए, मल्टीप्लिसिटी के लिए, ठीक है। और फिर सब स्क्रिप्ट के रूप में जे का वैल्यू लिख देते हैं। तो जे का वैल्यू है 1/2। तो ध्यान से देखो कि ये जो 1/2 है दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ जे, और जो यह 2 लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट के रूप में यह है मल्टीप्लिसिटी। तो वन इलेक्ट्रॉन एटम में फिक्स है कि मल्टीप्लिसिटी 2 ही होगा। तो अब सोचो, अब अगर हम दूसरे टर्म की बात करें पी टर्म, तो आप जानते हैं कि पी टर्म के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, और एल जब 1 होगा तो जे का 2 वैल्यू आएगा। क्या सब आएगा, एक लिखोगे 1 + 1/2, एल प्लस एस होता है ना, तो 1 + 1/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/2। और दूसरा क्या होगा 1 - 1/2 एंड दैट विल बी 1/2, जे इक्वल टू एल प्लस माइनस एस, याद करो। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म पी टर्म की अगर बात करेंगे, पी एनर्जी लेवल की बात करेंगे, तो उसके लिए जे का 2 वैल्यू निकला, 3/2 और 1/2। और आप सीख चुके हैं
कि जे का ये जो दो वैल्यू है ये एक्चुअली दो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब दो टर्म इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। टर्म मीन्स एनर्जी लेवल, कई बार हम बोल चुके हैं। तो j इक्वल टू 3/2, तो हम इस p टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग अब फुल नोटेशन लिखेंगे तो दो टर्म्स होगा, दो एनर्जी लेवल होगा। पहला क्या लिखेंगे 2p 3/2, फिर 2 है मल्टीप्लिसिटी, p तो तुम्हारा टर्म हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, और 3/2 j का वैल्यू हो गया। फिर हाफ के लिए लिखेंगे 2p हाफ। ओके, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अगर हमारा टर्म d है तो l उसके लिए 2 होता है, और l अगर 2 है तो बोलो j का क्या सा वैल्यू होगा। एक हो जाएगा 2 प्लस हाफ, और दूसरा होगा 2 माइनस हाफ। 2 प्लस हाफ दिस इज 5/2, और 2 माइनस हाफ दिस इज 3/2। तो j का फिर 2 ही वैल्यू आया हमेशा। तो फिर ये जो टर्म है इसका, या जो एनर्जी लेवल है इसका स्प्लिटिंग फिर 2 में, और इस दोनों को कैसे फुल नोटेशन क्या लिखेंगे तो मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे सुपर रूप में 2 सब डॉबलेट, दीज आर ऑल डॉबलेट टर्म्स। 1 इलेक्ट्रॉन एटम में जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन लिखेंगे किसी एनर्जी लेवल के लिए तो डॉबलेट टर्म ही होगा। सो दिस विल बी 2d 5/2 एंड 2d 3/2। ये दो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर आप f टर्म की बात करें, l का वैल्यू 3 होगा, और l अगर 3 है तो बोलो j क्या सब होगा, तो 3 अब प्लस माइनस 1/2, तो 1/2। तो प्लस लोगे तो 7/2, माइनस लोगे तो 5/2। इसलिए इसका जो फुल नोटेशन लिखेंगे तो 2f 7/2 एंड 2f 5/2। बात समझे? ध्यान रखिए, जो नोटेशन लिख रहे हैं ये हमारा लिमिटेशन है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे हैं, जिस केस में केवल डॉबलेट टर्म आता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है दैट इज इक्वल टू 2। लेकिन आगे के लेक्चर्स में हम लोग जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जहाँ सिर्फ एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसकी भी बात करेंगे, तब फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब देखिए, आपने जो कुछ भी अभी पढ़ा, अब हम उसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका यूज होगा आगे। तो आप इस एग्जाम्पल को जब देखेंगे तो इसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, हमने एक प्रॉब्लम लिया है कि डिटरमिन द पॉसिबल टर्म्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एटम कॉरस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 3। एक 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, और उस 1 इलेक्ट्रॉन एटम में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है मान लो। ठीक है, तो इस n इक्वल टू 3 के लिए जितना पॉसिबल टर्म्स होगा, जब बोलते हो पॉसिबल टर्म्स इसका मतलब पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, ध्यान रखना, जब टर्म का मतलब एनर्जी लेवल्स, वह सब हमको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आप वेक्टर एल और वेक्टर एस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस, उसके बीच एंगल क्या बनता है उसको फाइंड आउट करिए। किस टर्म के लिए, तो 2d 5/2 के लिए। किस अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग एंगल बनेगा एल और एस के बीच। पर्टिकुलर रूप से हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि 2d 5/2 टर्म के लिए क्या एंगल होगा। 2d 5/2 मतलब यह जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है या एनर्जी स्टेट है, उस स्थिति में एल और एस के बीच क्या एंगल बनता है। अब कितना सिंपल प्रॉब्लम है, या कैसे इसको जो आपने सीखा उसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, गौर करो। क्वेश्चन ही कहता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन फॉर विच द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू क्या होता है। एल का वैल्यू डिपेंड करता है एन के ही वैल्यू पर, और वह होता है 0, 1, 2 से लेकर कहाँ तक, n-1 तक, n-1 तक। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या अजीमुथल क्वांटम नंबर
जीरो से स्टार्ट होते हुए एक के स्टेप में बढ़ता जाएगा। जीरो के बाद वन लिखा, वन के बाद टू, एक के स्टेप में बढ़ रहा। अब कहाँ तक जाएंगे? n-1 तक। ठीक है, इस तरह से अगर इसका देखा जाए कि n का वैल्यू अगर 3 है तो l क्या सब होगा? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 3 minus 1 that will be 2. So these are the three values of L corresponding to n equal to 3. अब ये तीन वैल्यू जो L का है, या तो आप जानते हैं कि यह तीन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा जब हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे। अब फिर जब उसको कंसीडर करें तो स्प्लिटिंग होगा। तो सारा नोटेशन पता करना है। देखो, अब इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू 1/2 मल्टीप्ली, ये सब सीख चुके हैं। मल्टीप्लिसिटी निकालोगे 2s + 1 दैट इज 2 × ½ + 1 दैट विल बी 2। अब फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन जानने के लिए डिफरेंट टर्म का हमको किसका वैल्यू चाहिए? J का। तो सबसे पहले हम J का वैल्यू निकालेंगे और फिर L और J के वैल्यू को देखते हुए ये तो मालूम हो गया कि ये सारा टर्म डबलेट टर्म आने वाला है, फुल नोटेशन लिखेंगे। ध्यान से देखो, तो पहले L का जो फर्स्ट वैल्यू है 0, उसकी बात करते हैं। L अगर 0 है तो आप सीख चुके हैं कि तब J का एक ही वैल्यू होगा और वह होगा S ही के बराबर, क्योंकि when L is 0 then J is only L + S, that is 0 + ½ that is ½। ठीक है, अब इसके लिए जो हम टर्म लिखेंगे, है ना, इसके लिए जो टर्म लिखेंगे वह टर्म क्या होगा, ये ज़रा ध्यान से देखिए। पहले क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लिसिटी सुपरस्क्रिप्ट के रूप में। इलेक्ट्रॉन L कहाँ है? इलेक्ट्रॉन के लिए L क्या है? 0। L = 0 वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग S इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उसके लिए एनर्जी लेवल को कैपिटल S से लिख दिया और फिर सबस्क्रिप्ट के रूप में J लिख देंगे। तो इस L = 0 के लिए जो टर्म का नोटेशन हुआ, नोटेशन दैट इज 2s½ ओके। फिर L का दूसरा वैल्यू है 1। तो जब 1 होगा तो J का 2 वैल्यू आएगा। तुम जानते हो कि दिस विल बी L ± S, और प्लस लोगे तो 1 + 1/2 दैट विल बी 3/2, माइनस लोगे 1 - 1/2 दैट इज 1/2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 टर्म्स होगा। अब क्या क्या टर्म्स होगा ध्यान से देखिए। 2p 3/2 नहीं, L = 1, इसका मतलब तुम p टर्म की बात कर रहे हो और p टर्म के लिए कैपिटल P लिखते हैं सिंबल। मल्टीप्लिसिटी 2 फिक्स है एंड J का वैल्यू 3/2, फिर 2p½ फिर L = 2, इसकी बात करेंगे तो J का अगेन 2 वैल्यू आएगा प्लस माइनस लेने से, एक आएगा 5/2 दूसरा 3/2। तो टर्म्स क्या हो जाएगा? L = 2 को आप सिंबॉलिकली D लिखते हैं, कैपिटल D, इसलिए दिस विल बी 2D 5/2 एंड 2D 3/2। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स फॉर द इलेक्ट्रॉन for one electron atom for which n is equal to 3। जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, उसके लिए आपने सारे टर्म का नोटेशन जान लिया। टर्म मैंने डिफरेंट एनर्जी लेवल का नोटेशन जान लिया आफ्टर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, अब प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट है कि ये जो 2D 5/2 आपका एक टर्म आया, इसके लिए L वेक्टर और S वेक्टर के बीच एंगल क्या बनता है, इसको फाइंड आउट करो। सिंपल सी बात है। आप जानते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर सम होता है L और S का, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S, दोनों को वेक्टोरियली ऐड करने से टोटल एंगुलर मोमेंटम J मिलता है। नहीं तो अगर हम J वेक्टर का मॉडुलस लिखें, मैग्नीट्यूड लिखें, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ L + S। अब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़े हैं, 2 वेक्टर का जो सम होता है या उसका जो रिजल्टेंट होता है उसका मॉडुलस कैसे लिखते हैं। आप जानते हैं कि रिजल्टेंट अगर 2 वेक्टर A और B है और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो आप रिजल्टेंट को लिखते हैं A² + B² + 2AB cos थीटा का स्क्वायर रूट। क्या लिखते हैं? स्क्वायर रूट।
So J will be equal to L square plus S square plus 2LS cos theta and whole to the power 1/2 स्क्वायर रूट होता है इसका, नहीं। यहाँ L और S जो है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड हो गया, J भी मैग्नीट्यूड हो गया J वेक्टर का। और हमने इसको इस वेक्टर डायग्राम में दिखाया है। ट्रायंगल को देखो कि L अगर इस लाइन से रिप्रेजेंटेड होता है और S इस लाइन से, तो दिस इज इट्स रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ एडिशन L प्लस S इक्वल टू J। साथ ही साथ फिगर को देखिए, हमने माना है कि L वेक्टर और S वेक्टर के बीच बनने वाला यह एंगल थीटा है, ठीक है। और वही थीटा हमको अभी निकालना है, ठीक है। तो तुम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट हट जाएगा और तब फाइंड आउट करो 2LS कॉस थीटा। तो 2LS कॉस थीटा जब निकालेंगे तो L स्क्वायर और S स्क्वायर LHS में आएगा एंड दैट विल बी J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर S स्क्वायर एंड सो कॉस थीटा क्या होगा, तो J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2LS। लेकिन याद कीजिए, आप यह पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में भी और यहाँ इस एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी कि हमारा जो J स्क्वायर है इसका वैल्यू होता है स्मॉल j इंटू J प्लस 1 इंटू H बार स्क्वायर, होता है कि नहीं। उसी तरह से L स्क्वायर का वैल्यू दिस इज स्मॉल l इंटू L प्लस 1 इंटू H बार स्क्वायर, और S स्क्वायर का वैल्यू याद करो स्मॉल s इंटू S प्लस 1 इंटू H बार स्क्वायर होता है। तो अब इस सारे में H बार स्क्वायर फैक्टर मौजूद है, तो होल से ही H बार स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ओके। एंड तब रिमेनिंग टर्म्स क्या होगा, J इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2LS। देखो J स्क्वायर अगर है J इंटू J प्लस 1 H बार स्क्वायर, तो J निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। L स्क्वायर मालूम है, L निकालोगे तो रूट ले लोगे। सो L का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर L इंटू L प्लस 1 इंटू H बार, और S का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल s इंटू S प्लस 1 इंटू H बार। अब देखो नीचे में है H बार इंटू H बार दैट इज H बार स्क्वायर, ऊपर भी है H बार स्क्वायर, कैंसिल हो गया एंड योर रिजल्ट इज व्हाट, कॉस थीटा इक्वल टू J इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S प्लस 1। अब ये जो तीन क्वांटम नंबर्स है J, L और S, इसका वैल्यू हमको जो जिस टर्म के लिए हमें यह थीटा जानना है उसके लिए इसका वैल्यू क्या होगा वह फाइंड आउट कर लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपको कॉस थीटा या थीटा मालूम हो जाएगा। तो याद करो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2D 5/2 टर्म के लिए L और S के बीच का एंगल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, जब तुम लिखते हो 2D 5/2, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह कौन इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए L का वैल्यू 2 है। D बता रहा है कि L का वैल्यू 2 है, दिस इज एक्चुअली D इलेक्ट्रॉन, और D इलेक्ट्रॉन के लिए L का वैल्यू 2 होता है। स्पिन क्वांटम नंबर तो फिक्स है कि वह 1/2 ही होगा, और आपके इस नोटेशन में जो सबस्क्रिप्ट है 5/2, बोलो किसको रिप्रेजेंट करता है, J के वैल्यू को। सो J इज इक्वल टू 5/2। तो इस नोटेशन से को देख करके हमने तीनों क्वांटम नंबर बता दिया, L, S और J बता दिया। D रेफर करता है कि L 2 के बराबर है, S पहले से मालूम है, और ये 5/2 रेफर करता है कि J का वैल्यू 5/2 है। तो कॉस थीटा का अभी जो आपने एक्सप्रेशन लिखा, अब उसमें ये सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है एक्सप्रेशन, J इंटू J प्लस 1, तो इसका मतलब 5/2 इंटू 5/2 प्लस 1 माइनस है L इंटू L प्लस 1, L इज 2, सो दिस विल बी 2 इंटू 2 प्लस 1 एंड माइनस S इंटू S प्लस 1, बट S इज हाफ, सो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2
रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन, तो एल का वैल्यू फिर 2 रख दिया, एंड फिर है रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन, तो एस का वैल्यू 1/2 रख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी एक्चुअली 35/4, इसको सिंप्लीफाई करो, एंड जो सेकंड टर्म है वह होगा 6 और जो थर्ड टर्म है वह होगा 3/4, नहीं तो इसका वैल्यू रख दिया और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये अलजेब्रा, तो आपको 0.4714 आएगा। इसका मतलब थीटा कॉस इनवर्स दिस मच। अब देखिए, अब ये जो कॉस थीटा का वैल्यू आया 0.4714, क्या यह कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है? नहीं। आप जानते हैं कि एंगल जो 15 के मल्टीपल में रहता है, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, हम उसका वैल्यू याद रखते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू है वह। लेकिन कोई भी वैल्यू कॉस थीटा का आ जाएगा तो आप उसका वैल्यू बता नहीं सकते, आप टेबल देख करके बता सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा क्वेश्चन आपको सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो वहाँ देखोगे कि एक डेटा का चार्ट दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में। तो अगर ये तुम्हारे कैलकुलेशन में आने वाला है कि कॉस थीटा का वैल्यू 0.4714 होगा, तो उसमें आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा 61.9 डिग्री होता है, वो लिखा रहेगा। इससे लोग ये भी पता चल जाता है कि हमने जो सॉल्यूशन किया इसका मतलब सही है, क्योंकि उस जो डेटा दिया हुआ उससे मेल खा रहा है। तो अगर ये अवेलेबल है तो हम वह लिख देंगे, अगर नहीं अवेलेबल है तो आंसर लिखेंगे कॉस इनवर्स 0.4714, क्योंकि इसका वैल्यू 61.9 डिग्री है, यह कोई नहीं जानता है। इसको मैंने जानने से मतलब किसी को याद नहीं रह सकता है ना। तो याद, अगर टेबल अलॉड है तब तो टेबल देख करके लिख देंगे, नहीं अलॉड है और वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है तो आंसर हमारा कॉस इनवर्स 0.4714 ही हो जाएगा। ओके, तो आज हमने एक सिंपल से बेसिक फैक्ट की बात की है, एक्चुअली इसका यूज आगे होगा। लेकिन हमने जैसा कहा कि आज का जो हमारा यह स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन का डिस्कशन है, यह सिर्फ लिमिटेड है डॉबलेट टर्म के लिए, और डॉबलेट टर्म का मतलब आप 1 इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं उसके लिए। फिर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में भी नोटेशंस कैसे लिखते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए, इसको डिटेल डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में।